नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। लेकिन इससे पहले कि हम मुद्दे की बात करें, का बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास। यूपी में कोरोना के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त। एक दिन में 323 नए कोरोना मामले और अब तक उत्तर प्रदेश में 4,926 मामले, यानी कि 5,000 का आंकड़ा किसी भी वक्त पार हो सकता है उत्तर प्रदेश में। बस्ती में 44, नोएडा में 31, अलीगढ़ में 21, आगरा में 12 और लखनऊ में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले, यानी कि एक दिन में 323 नए मामले। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ। शैलेश, लॉकडाउन 4.0 का ये दूसरा दिन और इतनी बड़ी तादाद। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, आज ये जिस तरह से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, ये सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज कही जा सकती है, क्योंकि जब से कोरोना का काल चल रहा है तब से एक दिन में इतने मामले कभी सामने नहीं आए थे। पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार बेतहाशा कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। रोज एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। अगर कल के दिन की बात हम छोड़ दें, एक दिन 203 के सामने आते हैं, उसके अगले दिन 208 के सामने आते हैं और आज तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं राजेंद्र। 300 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 44 मामले अकेले बस्ती के हैं। इसके अलावा अलीगढ़, नोएडा में 31 मामले सामने आए हैं। लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, लगभग जितने जिले हैं वहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केस निकल कर आए हैं। उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है राजेंद्र, वो उन प्रवासी मजदूरों की है जिनको लाया जा रहा है सूत्रों की माने तो। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा भी जारी नहीं किया जा रहा है अलग से, लेकिन जो संख्या है, लखनऊ की अगर बात करें, आज 11 केस यहाँ पर आए हैं। उन 11 में से 9 जो है वो प्रवासी मजदूर हैं। इसी तरह अन्य जिलों में भी हालात है। और जो आंकड़े हैं, अगर पिछले जब से कोरोना को लेकर सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उनको देखें तो कई ऐसे जिले थे जहां पर पेशेंट की संख्या काफी कम नजर आती थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन अब जब से प्रवासी मजदूर लाए जा रहे हैं उसके बाद से कोई भी जिला छूटा नहीं रहा। 75 जिले जो है वो कोरोना से संक्रमण में आ चुके। उसके बाद में जिन जिलों में पहले 2 केस 3 केस हुआ करते थे, 1 केस हुआ करता था, वहां पर भी संख्या अब 10, 15, 20, 50 इस तरह पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं और चेताने वाले भी कि अब संभलना पड़ेगा, अब और ज्यादा सख्ती भी होगी। बिल्कुल शैलेश, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। चिंताजनक बात। चलिए अब मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेबस मजदूरों पर हुई सियासत बस के बाहर हो गई। असल में मसला शुरू हुआ प्रियंका गांधी की चिट्ठी से, जिसमें उन्होंने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार से 1000 बसें चलाने को कहा। इसकी मंजूरी के बाद शुरू हुआ राजनीति का दौर, जिसमें कांग्रेस उलझती चली गई और मजदूरों की मदद का मुद्दा भी। आपके प्रमुख सचिव को पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा हमें समस्तीपुर में कि हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। 1000 बसों को चलाने की अनुमति चाहिए। प्रवासी बसों की भावनाओं से खेलना। सवाल मजदूरों का है, बवाल बस का है। इधर से चिट्ठी, उधर से चिट्ठी, चिट्ठी पढ़ते पढ़ाते चिट्ठा भी खुला। 1000 बसों के सवाल ने सियासत को बेबस कर दिया। अब एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो लॉकडाउन की सबसे सफल कहानी का दर्जा हासिल करने के मोड़ पर पहुंच गई है। इस पूरे मसले की गंभीरता में मजदूरों की मजबूरी है, जिन्हें घर जाना है, जो टुकड़ियों में बंटकर ट्रेन, बस, ट्रक, साइकिल और पैदल जा रहे हैं, जिनके लिए इंतजामों को लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया सरकार को घेरता रहा है। सरकार इंतजाम भी करती गई, लेकिन इंतजाम मजदूरों की भीड़ के मुकाबले कमतर साबित हुए। ऐसे में कांग्रेस ने एंट्री लेते हुए अपनी तरफ से यूपी सरकार को 1000 बसों का ऑफर दे मारा। इसके लिए पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के दफ्तर से एक चिट्ठी यूपी सरकार को 16 मई को भेज दी गई, जिस पर 18 मई को प्रियंका गांधी के सचिव को खत लिखते हुए यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने बसों की सूची मुहैया कराने को कहा।
यूपी सरकार को जवाब देते हुए प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने बसों की सूची मुहैया करा दी। यहां तक संवाद में संजीदगी थी, सियासत नहीं। लेकिन मंगलवार की सुबह कांग्रेस की सूची पर अमंगल छा गया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार समेत मंत्रियों ने कांग्रेस की सूची पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि इसमें बसों के दिए गए नंबर टू व्हीलर, ऑटो और कारों के हैं। 15,000 बसें तो हमारी बॉर्डर पे डीएम के सुपुर्दगी में हैं, 200 बसें प्रत्येक जिले में। अगर 12,000 यूपीएसआरटीसी की बसें लगाई हैं, 900 ट्रेनें लगा रहे हैं, जहाँ से 10 लाख लोग अभी तक का यहाँ पर आ चुके हैं। 6 लाख लोग बसों के द्वारा यहाँ पर आ चुके हैं। उनको स्क्रीनिंग करना, उनको भोजन देना, उनको भोजन पैकेट देना, ये सारा काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसके बाद वो फर्जी सूची देते हैं, जिसमें फर्जी सूची में 3 व्हीलर, अगर फिर आप देखेंगे तो पता चला ऑटो रिक्शा, अगर उसके बाद आप चलेंगे तो फिर आएगा टेम्पो ट्रेवलर। इस प्रकार से आप ये सूचियां आप देखते जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा, आप इस प्रकार की सूची देंगे और क्या 3 व्हीलर से या स्कूटर से हम लोगों को धोने देंगे क्या? सरकार के बयान से खफा कांग्रेस ने पलटवार शुरू किया। सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। इसे आप अपनी असफलता के रूप में मत लीजिए। हम इसमें आपकी असफलता नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपकी सफलता में और कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर सब राजस्थान के हैं और ट्वीट यहाँ से हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों की आदत है कुछ की डग्गा मारी की, तो वो डग्गा मार लोग हैं जो एक नंबर ले लेते हैं और 5-5 टैक्सियाँ चलाते हैं। हालांकि इस बीच रात में ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से कांग्रेस को खत लिखकर बसों, ड्राइवर और उनके फिटनेस के ब्यौरे के साथ लखनऊ में डीएम को बसें उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया। इस पर भी कांग्रेस ने इसे संसाधनों की बर्बादी करार दिया। इसे लेकर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से फिर चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी के जवाब में सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी ने लिखते हुए बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डीएम को दोपहर 12 बजे तक 500 के हिसाब से सुपुर्द करने को कह दिया। कांग्रेस का आरोप था कि 11:05 पर हासिल हुई चिट्ठी के बाद 12 बजे तक इंतजाम कैसे किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस इस हाथ है मुद्दे को गंवाना नहीं चाहती। कोरोना का खौफ और संवेदनशीलता भी पीछे छूट गए। इसे मिशन बना लिया गया है 2020 की दुश्वारियों के मार्फत 2022 की कामयाबी का। फरियाद करते करते जिद पर उतर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा पुलिस ने कुछ इसी अंदाज में हिरासत में ले लिया। मसला वही, कांग्रेस की बसों को मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लेने का है। इससे पहले अजय कुमार लल्लू के प्रशासन के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। शिवगिरी ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा। और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, नहीं जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दे भाई। अरे तो आपकी सरकार भाषण कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है। दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज पे परमिशन कांग्रेस नेता इस मसले को सुबह से लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं, खासकर जब से सूची में गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस पर सरकार ने लगाया है। इससे पहले सरकार और कांग्रेस में चिट्ठीबाजी भी चली। 16 मई को शाम 4:29 पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ चिट्ठी लिखी। 18 मई को शाम करीब 4 बजे सीएम योगी ने प्रियंका गांधी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनसे बसों की जानकारी मांगी। 18 मई की ही रात में 11:40 पर यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को फिर चिट्ठी भेजी और सुबह 10 बजे 1000 बसें लखनऊ लाने को कहा। जिसके बाद 19 मई को रात 2:10 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने चिट्ठी लिखी और कहा कि लखनऊ के बजाय हम नोएडा और गाजियाबाद में बस लाने को तैयार हैं। 19 मई को सुबह 11:05 पर
यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को फिर चिट्ठी भेजी और कहा 500 बसें नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को सौंप दें। 19 मई को ही दोपहर 12:15 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव फिर चिट्ठी लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि शाम 5 बजे तक बसें नोएडा और गाजियाबाद पहुंच जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आगरा में बसों के बेड़े के साथ मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है उनकी बसों को जिले का प्रशासन एंट्री नहीं दे रहा है। रात को 11:50 पर फिर अवनीश अवस्थी जी का पत्र जारी होता है कि सवेरे 9 बजे तक लाकर लखनऊ के वृंदावन में सारी बसेस को खड़ा करिए, जो पूरी तरह अमानवीय था। जानबूझकर अड़ंगा डालने की कोशिश थी। आज सवेरे 11 बजे पुनः उनका पत्र आता है कि 1 घंटे में आप गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर बसें खड़ा कर दीजिए। हमने शुरू से पहले दिन से कहा था ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। हम सहयोग करना चाहते हैं। जानबूझकर ये सरकार गरीब मजदूर लोगों के साथ घिनौना मजाक करने का काम कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हम मजदूर भाइयों के साथ खड़े होकर उनके घरों तक भिजवाना चाहते हैं। इसी से जुड़ी एक चिट्ठी फिर कांग्रेस की तरफ से 3:45 बजे यूपी सरकार को लिखी गई, जिसमें मजदूरों के दर्द का हवाला देते हुए सियासत की बजाय संवेदना दिखाने की अपील की गई। साथ ही आगरा और मथुरा प्रशासन को सरकारी आदेशों की जानकारी न होने की स्थिति में बसों को रोकने का मुद्दा उठाया गया। मजदूरों के मुद्दे पर हो रही सियासत के बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़े और अधिकारियों की लापरवाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जिसमें 60 से 70 मजदूर भर दिए गए हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि झगड़ा तो यूपी में बसों पे ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत से अलग कोरोना की गंभीरता को राजनीतिक दल समझने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी पर उनसे जवाब कोई कैसे मांगेगा? तब जब किसी शख्स की जान सख्ती के आगे चली जाए। उन्नाव में एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही हुआ है। हार्ट अटैक आया लेकिन बुजुर्ग को रास्ता नहीं मिला। नतीजा, बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अब जांच की जाएगी और इंसाफ दिलाया जाएगा। इस विशाल गेट के बंद होने का खामियाजा उन्नाव के शुक्लागंज और कानपुर के बाहरी हिस्से में रहने वाले किस तरह भुगत रहे हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये प्रशासन की सख्ती का सबूत है, मगर ये सबूत ताबूत बन गया एक बुजुर्ग के लिए। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ गई। वजह थी हार्ट अटैक। परिवार अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था बुजुर्ग को बचाने की, लेकिन रास्ता और सख्ती रोड़ा बन गया। नतीजा, बुजुर्ग के सांसों की डोर टूट गई। जिस शख्स की मौत हुई है उनका नाम कृष्ण कुमार वर्मा बताया जा रहा है। उम्र 70 साल के करीब थी। मंगलवार सुबह उन्हें दिल का दौरा आया तो बेटे सियाराम ने पुलिस को फोन कर पुल से निकलने की मंजूरी मांगी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। इसके बाद उसने अपनी कार के जरिए बैराज रोड से कानपुर जाने का फैसला किया, मगर यहाँ भी क्रॉसिंग बंद मिली। क्रॉसिंग खुलने में लगा वक्त जिंदगी पर भारी पड़ गया और कृष्ण कुमार चल बसे। परिवार का कहना है कि अगर पुल का रास्ता उन्हें पुलिस ऐसी इमरजेंसी के लिए मुहैया करा देती तो वो अपने पिता को बचा ले जाते। लॉकडाउन इमरजेंसी सेवा तो आप भेजेंगे, इमरजेंसी सेवा नहीं भेजेंगे। कोई आदमी खड़ा है, हमारे बगल वाला आदमी खत्म हो गया, नहीं पहुंच पाया समय से। गोविंद नाम था उसका। कहाँ से कार्डियोलॉजी से लेके आए और एसओ ने कहा, एसओ को वहाँ पुलिस आगे खड़ी थी। हमने कहा एसओ से फोन मिला, पूछो। एसओ कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एम्बुलेंस कोई नहीं है। 2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कराई गई थी। हम लोगों ने फोन करके वहाँ पे खड़ी कराया था। हमने बताया कि मैं दैनिक कर्मचारी, मैं भी एक सेवक हूँ आपकी तरीके। वहाँ तो कार्डियोलॉजी लेके गए। कार्डियोलॉजी पहले रास्ते में खत्म हो, वहाँ चेक किया तो कहने लगे कि आप वापस अब इनके खत्म, बचा नहीं कुछ।
वहीं इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने कहा है कि उसे भी परिवार की तरफ से जानकारी मिली है कि हार्ट अटैक की कंडीशन में भी पुल का रास्ता नहीं खोला गया, जबकि 5 मई को जारी आदेश में ये कह दिया गया था कि बीमार लोगों को पुल से जाने दिया जाए। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बना दी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। वृद्ध की मौत का मामला प्रकाश में आया है और ये बताया जा रहा है कि गंगा घाट का जो पुल है वहाँ पर उसे जाने नहीं दिया गया। एक प्रकरण कोरोना का आने के बाद जब हॉटस्पॉट घोषित किया गया था तो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार कई गतिविधियाँ वहाँ रोकी गई थीं और आवश्यक सेवाओं के अलावा और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य कई चीज़ें रोकी गई थीं। लेकिन गंगा घाट पुल पर मौखिक रूप से और लिखित में भी निर्देश दिए गए थे कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी ना रोकी जाए। ये अत्यंत दुखद घटना है और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मैंने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सीओ सिटी होंगे और एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक चिकित्सा अधिकारी होंगे। वे इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। जो भी हो, ये सच है कि नियम लोगों के लिए होते हैं और नियमों से परे लोग नहीं हो सकते, लेकिन नियमों की सख्ती किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर प्रशासन ने पहले ही आदेश दे रखे थे तो पुलिस ने इन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया, और उसका खामियाजा किसी परिवार को अगर इस तरह भुगतना पड़े तो आगे मिलने वाला हिसाब भी तो अधूरा ही माना जाएगा। उन्नाव से आशीष गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक ब्रेक का।